चैप्टर है उसका नाम है अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। ये कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल के बारे में, क्षारक के बारे में और लवण के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अम्ल क्या होता है। अम्ल होता है एसिड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एसिड, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, एसिड क्या होता है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। ठीक है, जो लिटमस पेपर होता है, वो जो नीला लिटमस पेपर होता है उसे रेड में बदल देते हैं जब वाटर ड्रॉप्स डालते हैं तो। ठीक है, जब वाटर ड्रॉप्स डालते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं, लाल में बदल जाते हैं, ब्लू से। ठीक है, ठीक है, तो नीले लिटमस पेपर किस में, लाल में बदल देते हैं। ठीक है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन देते हैं ये। ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, H+ आयन देते हैं। ठीक है, एसिड, एसिड शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या होता है, HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो दुर्बल कौन सा है, CH3COOH, लैक्टिस अम्ल, ऑक्सेलिसिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सेलिसिक अम्ल, ये सब क्या है हमारे दुर्बल, यानी कि वीक एसिड हैं। ठीक है, क्या है, वीक एसिड हैं। ठीक है, सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है। सांद्र अम्ल वो होते हैं जिसमें अम्ल क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, कम मात्रा में वाटर होता है। ठीक है, तनु अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल वो होता है जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है। जो अम्ल होता है दोनों सेम ही है, इसका अपोजिट कर दो। सांद्र, एक चीज़ आप याद रखो, सांद्र क्या होता है, जिसमें जो एसिड है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और वाटर कम मात्रा में, तो उसे हम कहते हैं सांद्र अम्ल। अब तनु, इसका अपोजिट कर दो, जिसमें एसिड क्या होता है, कम मात्रा में, और वाटर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बेस। बेस क्या होता है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, अपोजिट। ठीक है, ये जलीय विलयन में OH देते हैं। क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। ठीक है, OH आयन देते हैं। प्रबल प्रबल बेस क्या होते हैं, NaOH, KOH, Ca, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दुर्बल NH4OH, ये क्या है, दुर्बल है। ठीक है, एल्कली क्या होता है, एल्कली जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, NaOH, KOH, Mg, ये सब क्या है, एल्कली। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, लवण। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कौन सी अभिक्रिया से, परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे कि NaCl, KCl। ठीक है, सूचक, इंडिकेटर, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को उपस्थित दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक के माध्यम से बदल जाता है। ठीक है, ये सूचक होते हैं सब। ठीक है, अब देखो एक चार्ट है, इसको आप आसानी से समझें, बहुत इजी है। सूचक के प्रकार, सूचक कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से, प्राकृतिक सूचक, कौन सा, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम संश्लेषित सूचक, कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक। ठीक है, यह पौधे में पाए जाते हैं। क्या, प्रकृति जो सूचक हैं ये किस में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजन के पौधे, फूल, हल्दी इत्यादि। ठीक है, कृत्रिम क्या है, संश्लेषित सूचक कौन से हैं, ये देखो, ये रासायनिक पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, मैथिन ऑरेंज, फिनोलथैलीन, ठीक है, फिनोलथैलीन। ओके, ये सब क्या है, कृत्रिम संश्लेषित हैं। गंधक सूचक क्या है, गंधीय सूचक क्या है, इन पदार्थों में गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है।
प्याज, लौंग, तेल इत्यादि। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सूचक के प्रकार बताओ, तो आपको यही पूरा लगाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट सूचक लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी इत्यादि, ये सब सूचक हैं अम्ल के साथ। लिटमस लाल नीला, अगर अम्ल है तो लाल और बेस है तो नीला। ठीक है, लाल पत्ता गोभी का रस लाल, हरा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं, लाल। ठीक है, नीला गुलाबी। हाइड्रोजन फूल के लिए नीला किसमें, अम्ल में, और गुलाबी किसमें, बेस में। ठीक है, रंगीन। ठीक है, गुलाबी फिनोल्थीन में। अब मैथिन ऑरेंज में, मैथिल ऑरेंज में कौन सा है, रेड किसके लिए, एसिड के लिए, और पीला बेस के लिए। तीक्ष्ण गंध, अब प्याज का रस जो है उसकी क्या आती है, तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत तेज क्या आती है, उसमें से स्मेल आती है, और बेस में कोई बदलाव नहीं रहता। अगर बेस है तो कोई चीज़ कोई प्याज का रस अगर बेस है तो क्या वो कोई बदलाव नहीं दिखाता। अगर अम्ल है तो तीक्ष्ण गंध आती है, बहुत तेज स्मेल आती है। वेनिला समान गंध रहती है, कोई चेंज नहीं होता स्मेल में, कोई गंध नहीं आती, और बेस है तो कोई गंध नहीं आती। लौंग का तेल समान गंध रहती है और कोई गंध नहीं आती। ठीक है, ये सब देखो। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, अम्ल, अब देखो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, धातु की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल के साथ, क्षार बेस के साथ। ठीक है, अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। अगर हम अम्ल प्लस धातु मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और प्लस में हाइड्रोजन मिलता है। बेस प्लस धातु, मेटल, बेस को हम इंग्लिश हिंदी में क्षार कहते हैं, और धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलता है, लवण प्लस हाइड्रोजन ये मिलता है। मिलता प्रोडक्ट वही है पर अलग अलग वो हैं क्वांटिटी। ठीक है, इसमें हम एसिड प्लस मेटल मिला रहे हैं, इसमें हम बेस प्लस मेटल मिला रहे हैं, तो हमें लवण प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, उड़ रहा है। ठीक है, पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब मोमबत्ती लाई जाती है तो किसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति के लिए प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन की उपस्थिति के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कैसी आवाज़ निकलती है, पॉप ध्वनि निकलती है, जिसमें हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक क्या मोमबत्ती को लाया जाता है तो कैसी आवाज़ आती है, पॉप की ध्वनि की आवाज़ आती है। ठीक है, ओके। धातु कार्बनिक, ठीक है, तो धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रियाएं, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रियाओं के बारे में एक और टॉपिक दिया है, टाइप्स दिए हैं। ठीक है, अम्ल के साथ, एसिड के साथ, ठीक है, और बेस के साथ। ठीक है, दोनों दिए हैं। अम्ल प्लस, रुक जाओ, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या देता है, लवण देता है, CO2 देता है और जल देता है। ठीक है, क्या क्या देता है, जब हम एसिड के साथ धातु कार्बोनेट डालते हैं, धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, धातु कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3 ये होता है। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, Na2CO3। ठीक है, भूले ना इसलिए दो बार लिख दिया मैंने। अब 2NaCl क्या क्या मिलता है, 2NaCl मिलता है, सोडियम क्लोराइड, CO2 मिलता है, और वो गैस वो मिलता है वाटर। ठीक है, ये मिलता है हमें, ये क्या है, एसिड के साथ, और बेस के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होती। अगर बेस के साथ धातु कार्बोनेट को मिलाते हैं तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होती, प्रोडक्ट कोई बनता ही नहीं है। ठीक है,
नो चेंज कहें तो, ठीक है। HCl NaHCO3 को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है, ये मिलता है। दोबारा बता दिया मैंने, ठीक है, ये मिलता है, ठीक है। ये दूसरी है, अभी कह रहा है ये पहली है, ठीक है। जब हम अम्ल प्लस में धातु बाइकार्बोनेट को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, HCl HCl हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, NaHCO3 ये सब मिलता है, ठीक है। NaCH CO3 और HCl को मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमें, प्रोडक्ट ये मिलता है, ठीक है। वाटर निकलता है, CO2 आता है और NaCl सॉल्ट आता है, ठीक है। अब चूने के पानी का टेस्ट, अब एक और टेस्ट आ गया, इसीलिए तो कहता हूँ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चूने का पानी का टेस्ट क्या है, उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है जब हम उत्पादन कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करते हैं। किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ, चूने के पानी के साथ प्रभावित करते हैं तो क्या मिलता है हमें, दूधिया कलर का रंग होता है इसका पानी का, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला है, रिएक्शन है, इसको देख लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस, एक्वस का मतलब क्या होता है, एक और बात समझा देता हूँ। एक्वस का मतलब होता है कि इसमें वाटर मिला हुआ है, वाटर है, एक्वस का मतलब ये है, ठीक है। आगे बहुत प्रॉब्लम आती है, तो एक्वस का मतलब सीधा बता दूं, जिसमें वाटर मिला हो, जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर है, ठीक है। प्लस में CO3 गैस, ठीक है, CaCO3 सॉलिड प्लस H2O, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है, सफ़ेद अवशेष, ठीक है। अधिक मात्रा में CO2 प्रभावित करने पर, अधिक मात्रा में क्या, CO2 प्रभावित करने पर क्या मिलता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 से हमें कैल्शियम हाइड्रो HCO3 एक्वस मिलता है। ये पूरा फॉर्मूला है, जल घुलनशील होता है, ठीक है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। अभी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हम कहाँ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, हाँ यहाँ पढ़ते। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, नया टॉपिक है हमारा, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के बारे में। अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस सॉल्ट, वो देता है हमें जल, सॉल्ट देता है प्लस वाटर देता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। उदासीनकरण अभिक्रिया, उदासीनकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसमें अभिक्रिया बहुत हैं, इसमें याद करने का बहुत कुछ है, याद करने का नहीं है, बस समझने का है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। आपका दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो चैप्टर में बहुत इजी है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है। जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक तथा द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब हम अम्ल द्वारा क्षारक की प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त करने, जो बेस है ना उसके जो एसिड के प्रभाव को समाप्त कर दें तो क्या मिलता है हमें, लवण मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। उदाहरण है जैसे कि NaOH प्लस HCl, ठीक है, HCl बोल देता हूँ बार बार मैं, HCl है, ठीक है, ठीक है, NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलता है हमें। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल, अम्लीय लवण, ये देखो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस क्या है, वीक है, ठीक है। तो अम्लीय लवण प्लस जल मिलेगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, जब हम प्रबल अम्ल लेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और दुर्बल क्या लेंगे, बेस लेंगे, यानी कि जो हमारा वीक बेस है
उसको लेंगे तो मिलता क्या है हमें, अम्लीय लवण मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक तो मिलता क्या है हमें, क्षारीय लवण। देखो क्या, जब हम वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग क्या लेंगे, बेस लेंगे तो हमें मिलता है बेस सॉल्ट प्लस में जल वाटर। ठीक है, ये मिलता है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग क्या लेंगे, बेस, तो हमें क्या मिलता है, उदासीन लवण मिलता है। उदासीन लवण मिलता है और वाटर मिलता है, पानी मिलता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल वीक एसिड और वीक बेस लेंगे तो उदासीन लवण मिलेगा। दोनों सेम ही हैं, बस अंतर क्या है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है एक तरह के। इसमें भी उदासीन सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, वो पानी मिलेगा। ठीक है, आसान इजी भाषा में, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, CO प्लस 2HCl से हमें COCl2 प्लस H2O मिलता है। ठीक है, वही रिएक्शन आ गई, आपको रिएक्शन तो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनको सूत्र हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपकी ऊपर है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। कॉपर क्लोराइड के बनने से क्या हो जाता है, इसमें नीला रंग हो जाता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति बेसिक होती है। ठीक है, कैसी बेसिक होती है, क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करने लवण और जल बनाते हैं। मैं ये जो है ये शब्द है, इसको इंग्लिश में कह रहा हूँ। ठीक है, बेसिक, बेस कहते हैं इसको वैसे। ठीक है, बेस कह रहा हूँ। ठीक है, क्षारीय है वैसे तो, इसका नाम थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, तो मैं बेसिक कह रहा हूँ। ठीक है, CO CuO MgO ये सब मिलता है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो धात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया, बेसों के साथ अभिक्रिया। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड प्लस बेस से हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है और जल मिलता है। ठीक है, ठीक है, क्या क्या मिलता है, धात्विक ऑक्साइड CO2 हो गई, CaOH2 से हमें क्या मिलता है, ये क्या हमारा बेस है हमारा। ठीक है, CaOH2। ठीक है, वोल्टाइज ऑफ OH। ठीक है, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रभावित करते हैं। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है, जो वाटर होता है, जलीय विलयन होता है, जो वाटर का सॉल्यूशन होता है, उसमें हम अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो क्या होता है, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उस उपस्थिति में जो एसिड हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ये पढ़ा था हमने अभी। H+ आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। किसके, हाइड्रोजन आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, H+ प्लस H2O H3O+। ठीक है, ये अभिक्रियाएं, ये भी आपको याद करनी पड़ेंगी ही। ठीक है, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो तो आपको याद करनी पड़ेंगी, मैं समझा सकता हूँ बस। ठीक है, जल की उपस्थिति में क्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं। कैसे, OH आयन देते हैं, ये बताया था। सभी बेस जल में घुलनशील नहीं होते, ये बताया था। जल में घुलनशील बेसिस को क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षार नहीं होते। देखो इसमें, देखो वही वाली है, सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। जो जितने भी बेस हैं बेसिक्स होते हैं। ठीक है, परंतु सभी बेसिक जो हैं बेस नहीं होते। ठीक है, इतनी इस बात समझो बस। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी तो बरतनी चाहिए, क्योंकि ये एसिड है। एसिड पता है आपको बहुत डेंजरस होता है। ठीक है,
एसिड है, ठीक है, एसिड ये है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ये एसिड है, ये एसिड है, ठीक है, ओके। जब हम एसिड में जल डालते हैं, ऐसे नहीं करना है कभी आपको, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज पकड़ता है ये, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। जल में आप एसिड थोड़ा थोड़ा डालिए। ये कोई होती है ट्यूब, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें क्या भरा है, अम्ल भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। एसिड भरा हुआ है, हम उसको वाटर में डालते हैं, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। ऊष्मा शेपी का मतलब होता है बहुत तेज अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाती है, ठीक है, तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। कभी कभी कांच के पात्र भी टूट जाते हैं अगर ज़्यादा हीट पहुंच जाती है, ठीक है, ज़्यादा हीट हो जाता है तो वो जल को अम्ल में डालने से मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ जाता है। कैसा आ जाता है, अस्फलित होकर बाहर आ जाता है, यानी कि बाहर निकलने लगता है, बबल्स बन के। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट जाता है, सकता है, ठीक है। अम्ल प्लस धातु क्या देता है हमें, लवण प्लस H2 देता है, ठीक है। ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँ तो इससे आप पेपर के टाइम पर रिकैप करके जाना जरूर। अम्ल की अभिक्रियाएं, ठीक है, लवण प्लस जल धात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। अम्ल प्लस धातु लवण प्लस H2 धातु के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 जल, लवण प्लस जल, ठीक है, क्षारक के साथ, ठीक है। धातु कार्बोनेट के साथ लवण प्लस CO2 प्लस H2O जल, H2O, ठीक है, ये प्राप्त होता है। ये सब प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इसे आप रिकैप कर लेना 2 सेकंड के लिए, कितने 10 सेकंड के लिए रोक देता हूँ मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है लवण प्लस H2 धातु के साथ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इसके लिए 15 सेकंड देता हूँ, ठीक है, नोट कर लो 15 सेकंड तक। कर लिया नोट, तो अब चलते हैं आगे। अम्ल व क्षारक में समानता, बेस और एसिड में इक्वालिटी क्या है ये बताना है। सभी क्या होते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, ये OH आयन उत्पन्न करते हैं। ये सब शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था उससे ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। कैसा हो जाता है, तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3OH या H3O, OH नहीं है, H3O या OH नेगेटिव में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, ठीक है। क्षारक तथा अम्ल की प्रबलता, एसिड और बेसिस की स्ट्रॉन्गता कहें, क्या कहें, प्रबलता ही बोल देता हूँ मैं, ठीक है। हम कहेंगे इसे स्ट्रॉन्गता, नया वर्ड निकाला है स्ट्रॉन्गता, ठीक है। किसी क्षारीय अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH नेगेटिव आयन की संख्या में निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है। अम्ल किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम यह सार्वभौमी सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं, ठीक है। सार्वभौम सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं इंग्लिश में इसे, ठीक है। ये सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन या विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं।
इसको भी नोट कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है पर इतना नहीं है मेरे हिसाब से। इसके लिए मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुसांस पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है। क्या है? एक जर्मन शब्द है, अर्थात होता है शक्ति। क्या होता है? पावर होता है इसका मतलब। ठीक है, पीएच 7 उदासीन विलयन। पीएच अगर 7 है तो कैसा है? उदासीन लवण विलयन है। ठीक है, सॉल्यूशन है। पीएच अगर 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय विलयन, और पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो बेसिक अम्ल, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, यह स्केल 0 से 14 तक ज्ञात करने के लिए उपस्थित होता है। ये मैं कहूँगा इसे भी नोट कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। उपयोग में लाया जाता है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। ठीक है, कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो चैप्टर बहुत पढ़ा है, ये ज़्यादा पढ़ा नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ती हुई अम्ल प्रकृति, बढ़ती हुई क्षार प्रकृति। देखो, बढ़ती हुई इसका मतलब क्या है? अगर 7 से नीचे नीचे जा रहा तो एसिड बढ़ता जा रहा है। बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति, एसिड की प्रकृति बढ़ती जा रही है। अगर 7 से ज़्यादा जाता है तो बेस की प्रकृति बढ़ती जाती है, यानी क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, अब देखो, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, कहाँ से? उदासीन से नीचे। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, उदासीन से स्टार्ट और 0 पे एंड, और उदासीन से स्टार्ट यानी 7 से स्टार्ट और 14 तक एंड H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। ठीक है, सीधा सीधा है। अगर 7 से नीचे जा रहा है तो आयंस की सांद्रता बढ़ रही है, H+ आयंस की सांद्रता बढ़ रही है, और अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो H+ आयन की सांद्रता कम हो रही है। ठीक है, अब देखो, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास रेंज के बीच कार्य करता है। ठीक है, वर्षा के जल की उपस्थिति में मान 5.6 कम हो जाता है, वे अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि ये सब आप पढ़ने के लिए। ठीक है, ये आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ने की चीज़ है आपकी। ठीक है, ठीक है, और इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, और रोक देता हूँ मैं। लो, इसको पढ़ना है पूरा। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने की चीज़ें हैं। ठीक है, इसको मैं पढ़ नहीं रहा, और इसको पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क है। ठीक है, इस सब को आपको पढ़ना है। ठीक है, लवण का पीएच। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, ये तो पढ़ लिया, पढ़ने की क्या जरूरत है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। मैं कहूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कौन सा? ये, और पूरा टॉपिक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 स्टार दूंगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन सॉल्ट वाटर
से विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O से हमें 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 मिलता है। एनोड पर Cl2 गैस, कैथोड पर H2 गैस मिलती है। ठीक है, कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है। ठीक है, उपयोग H2 जो है ईंधन मार्गिन है। ठीक है, Cl2 जल की स्वच्छता, PVC CFC। ठीक है, HCl इस्पात की सफाई, औषधियाँ। NaOH धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन का कागज बनाने के लिए इन सब में यूज होता है। Cl2 प्लस NaOH क्या बोल रहा हूँ मैं? Cl2 प्लस NaOH व्यंजक चूर्ण, घरेलू व्यंजन, वस्त्र व्यंजन के लिए। ठीक है, इन सब में यूज होता है। ठीक है, व्यंजक चूर्ण के बारे में आता है अब। शुष्क भुजे हुए चूने। ठीक है, CaOH2 होल ट्वाइस ऑफ OH बोलते हैं। ठीक है, ऐसे Ca होल ट्वाइस ऑफ OH पर क्लोरीन की क्रिया में से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है किसकी अभिक्रिया से? क्लोरीन की क्रिया से। किसका? व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, भुजे हुए चूने। ठीक है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजक के लिए उपयोग हैं। ठीक है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजक के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। ठीक है, पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में, इन सब के लिए यूज होता है। ठीक है, रोगाणुनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा ये भी आता है। जो आता है मैं वो लिखता जा रहा हूँ। बेकिंग सोडा ये हर बार पेपर में आता है। ठीक है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NaHCO3 बेकिंग सोडा यह एक दुर्बल अंश क्षारक है। ठीक है, ये क्या है? वीक है। ठीक है, वीक बेस है। ठीक है, ये आता ही है। पूछता है बेकिंग सोडा के बारे में बताइए, तो आपको बताना है इसकी जो फॉर्मूला है उसको बताना है। इसको आप याद करके जाना, होमवर्क है कि आपको इसको याद करना है। ठीक है, उपयोग बेकिंग सोडा में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण क्या है ये? कारण पावर रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। ठीक है, उठ जाता था, इसमें यह मुलायम एवं स्पंज हो जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का काम है इसको फुलाना। ठीक है, किस चीज़ को? स्पंज करना। ठीक है, एक टाइप का ये एंटासिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, अम्ल क्षारक में भी किया जाता है, अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, थोड़ी हिंदी कठिन है इन शब्दों की जो पढ़नी होती है। Na2CO3 10H2O ये भी आता है, धोने का सोडा। ये क्या है? धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण होता है। ठीक है, Na2CO3 प्लस 10H2O Na2CO3 10H2O इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है। चौथा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट
पीओपी बनाता है, ठीक है। किसको? 373 केल्विन। देखो 0 डिग्री कितने पर होता है? 0 डिग्री होता है 273.16 केल्विन होता है 0 डिग्री। और 373 है तो ये समथिंग लाइक 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। पर गर्म करने पर क्या देता है? जल के अणुओं का क्या कर देता है? त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। ये सल्फेट चूर्ण है, ये कैसा है? चूर्ण की तरह है, ठीक है, पिसा हुआ एकदम, जो जल में मिलने पर यह पूर्ण जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ये पूर्ण क्या बनता है? जिप्सम बन जाता है, ठीक है। और क्या प्रदान करता है? ठोस प्रदान करता है। CaSO4 हाफ ऑफ H2O CaSO4 2H2O जिप्सम होता है, ठीक है। ये क्या है? जिप्सम होता है, ठीक है। उपयोग आता है, उपयोग के बाद ये चैप्टर खत्म है। उपयोग प्लास्टर के, इससे आप नोट कर लो पहले, जो है इसको आप नोट करो। 5 सेकंड देता हूँ, चलो इससे नोट करो आप। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर स्थित रखने के लिए करते हैं, ठीक है। टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर करने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। प्लास्टर सुना होगा ना, प्लास्टर लगता है तो वो उसी के लिए यूज़ करते हैं इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी होता है। उपयोग आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, पीओपी के उपयोग लिखिए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। सतह को कैसा? चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलन का जल, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखो, CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के क्षार के 5 अणु होते हैं, ठीक है। इसमें बताई गई ये जो पूरा है, इसमें कितने 10 अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। देखो इनके ऊपर है ये 5H2O 10H2O और 2H2O। अगर 2H2O है तो 2 अणु हैं, अगर 10H2O है तो 10 अणु हैं, और 5H2O है तो 5 अणु हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म है, इसमें कुछ नहीं है। इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इज फिनिश्ड। जो मैंने दिया है वो कर लेना, जैसे कि ये क्या हो गया, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है अपने आप, ठीक है। ये पूरा पार्ट एक बार करके दिखा देता हूँ स्लोली, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी लिख लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो काम दिया है वो आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, ठीक है।